एक अलग गोलियों वाली मशीन गन या फिर एक वफादार नौकरानी। ज्यादातर लोग शायद ताकत चुनते, लेकिन मैंने सुरक्षा चुनी, क्योंकि मुझे पता था जब दुनिया जलने लगेगी तब बंदूक से ज्यादा कीमत पानी की होगी। मेरे फोन की स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। ठीक 1 घंटा, बस इतना समय बचा था उस आपदा के आने में जो पूरी मानव सभ्यता को बदलने वाली थी। एक ऐसी गर्मी जो धीरे धीरे इंसानों से उनका विवेक, उनका धैर्य और आखिर में उनकी इंसानियत भी छीन लेगी। और इसलिए जब सिस्टम ने मुझे 3 विकल्प दिए, मैंने बिना एक पल गवाए पहला विकल्प चुन लिया। एक अविनाशी कूलिंग फोर्ट्रेस। अगले ही सेकंड मेरे सामने मौजूद छोटा सा किराए का कमरा अचानक बदलना शुरू हो गया। मैं अविश्वास से अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा था। दीवारों पर चढ़ा पुराना प्लास्टर गायब होने लगा। उसकी जगह चमकदार चांदी जैसे धातु की मोटी परतें उभर आई। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सुरक्षित बंकर में बदल रहा हो। खिड़की के शीशे जोर जोर से कांपने लगे, फिर वे मोटे होते गए और कुछ ही सेकंड में बैंक की बुलेट प्रूफ ग्लास जैसी मजबूत दीवार बन गए। बाहर से पूरा शीशा काला दिखाई देता था, लेकिन अंदर से मैं सब कुछ साफ देख सकता था। छत पर लगा पुराना पंखा अचानक अपनी जगह से टूटकर नीचे गिरा, लेकिन फर्श तक पहुंचने से पहले ही वह चमकते कणों में बदलकर हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक अदृश्य सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम सक्रिय हो गया। अगले ही पल ठंडी हवा की एक लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। मेरे शरीर से चिपकी गर्मी मानो पल भर में खींच ली गई हो। दीवार पर लगा थर्मामीटर लगातार नीचे गिर रहा था। 30 डिग्री, 25, 22 और फिर जाकर 18 डिग्री पर स्थिर हो गया। बाहर दुनिया तप रही थी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर ठंडी और आरामदायक हवा बह रही थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार को छुआ। बर्फ जैसी ठंडी, लोहे से भी ज्यादा मजबूत। जब मैंने उंगलियों से उसे ठोका तो धातु जैसी भारी आवाज गूंज उठी। फिर मैंने नल खोला। साफ पानी तेजी से बहने लगा। लाइट का स्विच दबाया। पूरा कमरा दिन की रोशनी की तरह चमक उठा। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। सिर्फ एक ही विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था, ये पागलपन है, लेकिन सिस्टम का सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैंने स्टोररूम का दरवाजा खोला तो मेरी सांस अटक गई। जो कमरा पहले लगभग खाली था, वो अब राशन से ठसाठस भरा हुआ था। फ्रिज के अंदर महंगे ड्रिंक्स की कतारें लगी थी। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आयातित बियर, महंगे स्टेक्स, समुद्री खाने की दुर्लभ चीजें और पता नहीं क्या क्या। स्टोररूम में चावल, आटा, तेल और हर तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पहाड़ की तरह जमा थे। सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट्स, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, आपातकालीन राशन, सब कुछ। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। अगर मैं अकेला रहूं तो ये सामान मुझे कई सालों तक जिंदा रख सकता था। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। मॉडिफिकेशन कंप्लीट। आपको सुखद जीवन की शुभकामनाएं। और फिर पूर्ण सन्नाटा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। काउंटडाउन अब सिर्फ 45 मिनट दिखा रहा था। सामान की कोई कमी नहीं थी। फिर भी मेरे अंदर का जमाखोर चैन से नहीं बैठा, क्योंकि मुझे पता था आने वाले समय में असली मुद्रा पैसा नहीं होगी, पानी और बर्फ होगी। जिसके पास पानी होगा उसी के पास शक्ति होगी। मैंने बिना देर किए हर डिलीवरी ऐप खोल डाला। एक के बाद एक कॉल्स शुरू हो गई। हेलो, मुझे 100 बड़े पानी के ड्रम चाहिए। क्या मतलब नहीं पहुंचा सकते? डबल पैसे दूंगा। जो भी चाहिए ले लो, बस अभी पहुंचाओ। अगली कॉल, तुम्हारी दुकान की सारी बर्फ चाहिए मुझे। हाँ, पूरी की पूरी, और सारे ड्रिंक्स भी। पैसों की चिंता मत करो, बस आधे घंटे के अंदर चाहिए।
मेरी आवाज में ऐसी हड़बड़ी थी कि शायद सामने वाले भी घबरा गए होंगे। कुछ ही देर बाद पहला पानी वाला दरवाजे पर पहुंचा। उसके कंधे पर भारी ड्रम रखा था और पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। कमरे में घुसते ही वो हांफने लगा। भाई, आज तो मौसम जान ले रहा है। लगता है 40 डिग्री पार कर गया। तेरे ऑर्डर ने तो मेरी आत्मा निकाल दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ पैसे ट्रांसफर किए और बाकी ड्रम जल्दी लाने को कहा। उसके बाद तो जैसे मेला लग गया। पानी, बर्फ, स्नैक्स, ड्रिंक्स, हर कुछ मिनट में कोई नया डिलीवरी वाला दरवाजे पर खड़ा होता। मेरे छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा पूरे मोहल्ले का सबसे व्यस्त स्थान बन चुका था। लेकिन एक चीज सब में समान थी। हर कोई मौसम को कोस रहा था, हर कोई पसीने से तर था और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। काश उन्हें पता होता कि मैं क्यों भाग दौड़ कर रहा हूं। लेकिन अब समझाने का समय खत्म हो चुका था। मैं बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। काउंटडाउन तेजी से शून्य की ओर बढ़ रहा था। दिल की धड़कनें हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। फिर आखिरकार वो क्षण आ गया। 12। काउंटडाउन शून्य पर पहुंच गया और अगले ही पल बाहर की धूप अचानक कई गुना तेज हो गई। ऐसा लगा मानो आसमान में दूसरा सूरज जल उठा हो। रोशनी इतनी भयानक थी कि आंखें चुभने लगी। सड़कें जलती हुई दिखाई देने लगी। हवा खुद आग की तरह लग रही थी। और तभी नीचे से एक चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह कि वह इंसानी आवाज कम और किसी मरते हुए जानवर की अंतिम पुकार ज्यादा लग रही थी। उस एक चीख ने पूरे इलाके की खामोशी चकनाचूर कर दी। फिर दूसरी चीख, फिर तीसरी, फिर दर्जनों। कुछ ही सेकंड में पूरे मोहल्ले में आतंक फैल चुका था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और उस खास बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से बाहर झांका। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो असली नरक था। नीचे सड़क पर वही डिलीवरी राइडर खड़ा था जिसने कुछ मिनट पहले मेरे घर सामान पहुंचाया था। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसके पूरे शरीर की ताकत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां एक ही पल में पिघल गई हों। वो सीधे सड़क पर ढेर हो गया। अगले ही सेकंड उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी, फिर फफोले उभरने लगे। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी चमड़ी को जलते हुए देख रहा था। वो जमीन पर तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। पास के पेड़ की छाया में बैठे कुछ बुजुर्ग भी घबराकर चीखने लगे। वे भागकर बिल्डिंग के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद ही उनके पैर जवाब दे गए। एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। पूरा मोहल्ला दर्द भरी चीखों से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को किसी विशाल स्टीमर में बंद करके उबाल दिया गया हो। हवा तक बदल चुकी थी। उसमें जले हुए मांस और तपती मिट्टी की गंध घुलने लगी थी। लेकिन ये सब देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं मुड़ा, सीधे फ्रिज के पास गया और अंदर से बर्फ जैसी ठंडी कोक निकाली। आशा, कैन खुलने की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने लंबा घूंट भरा। बर्फीला पेय गले से उतरता चला गया। बाहर लोग गर्मी से मर रहे थे और मैं 18 डिग्री वाले कमरे में बैठकर ठंडा पेय पी रहा था। सोफे पर आराम से लेटते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर से आती चीखें, रोने की आवाजें, मदद की पुकारें, सब मिलकर किसी भयावह संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। मानो दुनिया के अंत का कोई भव्य ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो और मैं उसका अकेला वीआईपी दर्शक था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। एपोकैलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। डेली चेक इन फंक्शन अनलॉक। प्रत्येक दिन एक चेक इन उपलब्ध होगा।
पहले चेक इन पर विशेष बोनस सक्रिय, अपनी पहली मेड भर्ती करें। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तो आखिरकार ये इनाम भी मिल गया। शुरुआती विकल्पों में जो तीसरा ऑप्शन था, वही एलिट मेड रिक्रूटमेंट कार्ड, मैंने उसे नहीं चुना था, लेकिन अब सिस्टम उसे बोनस के रूप में दे रहा था। सच कहूं तो यह सिस्टम उम्मीद से ज्यादा उदार था। मेड भर्ती शुरू करें। मेरे आदेश देते ही सिस्टम सक्रिय हो गया। होस्ट की अवचेतन पसंद के अनुसार मिलान किया जा रहा है। मैच सफल। लक्ष्य लिन मान। पहचान जियानिंग यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी। होस्ट की पूर्व सहपाठी। वर्तमान स्थिति गंभीर डिहाइड्रेशन। शौक के कगार पर। यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक चेहरा उभर आया। लंबी, बेहद खूबसूरत और पूरे विश्वविद्यालय में मशहूर। कॉलेज के दिनों में उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, दक्षिणी गेट से लेकर उत्तरी गेट तक। वो उन लोगों में से थी जिन्हें छूना तो दूर, पास से देखना भी मुश्किल था। लेकिन किस्मत कितनी जल्दी करवट बदलती है। दुनिया खत्म होते ही वही लड़की अब मेरी शरण में आने वाली थी। और तभी दरवाजे पर कमजोर लेकिन बेचैन दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। सिक्योरिटी मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे पहचानने में मुझे कुछ सेकंड लगे। पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, पसीना लगातार बह रहा था, आंखों के किनारों पर आंसुओं के निशान जमे हुए थे। वो लिन मान थी। उसकी महंगी ड्रेस पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन इस समय किसी को उसके सौंदर्य की परवाह नहीं थी। वो बस एक मरती हुई इंसान लग रही थी। उसके होंठ फट चुके थे, सांसें बेतरतीब चल रही थी, और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज बची थी, जीवित रहने की इच्छा। कोई है अंदर? मदद करो, बहुत गर्मी है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनकर ही समझ आ रहा था वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैंने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और शांत आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, लिन मान। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई, मानो डूबते इंसान को तिनका मिल गया हो। वो पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी। सू चेन, क्या सच में तुम हो? जल्दी दरवाजा खोलो, कृपया मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से कोक का एक और घूंट लिया और शांत स्वर में पूछा, अंदर आना चाहती हो? हां, उसने बिना सोचे जवाब दिया। बस मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कुछ भी? दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसकी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, हां, कुछ भी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जवाब दिया, अच्छा, तो आज से तुम सिर्फ मेरी शरण में रहने वाली व्यक्ति हो। अगर अंदर आना है तो मेरे नियम मानने होंगे। दरवाजे के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि लिन मान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। बाहर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। हर गुजरता सेकंड उसे मौत के और करीब धकेल रहा था। जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही देर बाद स्पीकर से उसकी टूटी हुई, रोती हुई आवाज सुनाई दी, मैं समझ गई, मैं आपकी मेड बन जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, पहले इस पर साइन करो, फिर तुम्हें अंदर आने दूंगा और आइस वाटर भी मिलेगा। अगले ही पल उसके सामने हवा में चमकते हुए शब्द उभर आए। यह एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था, सरल लेकिन बेहद क्रूर। सबसे महत्वपूर्ण शर्त सिर्फ एक थी, पार्टी बी, लिन मैन, अपनी इच्छा से पार्टी ए, सू चेन की निजी संपत्ति बनेगी। उसे हर आदेश बिना किसी शर्त के मानना होगा, कभी विश्वासघात नहीं करेगी।
नियम तोड़ने पर उसकी आत्मा दंड भुगतेगी। हवा में तैरते उन सुनहरे शब्दों को देखकर लिन मान का शरीर और ज्यादा कांपने लगा। शायद उसे लग रहा था कि वो कोई भ्रम देख रही है, लेकिन इस समय उसके पास सवाल पूछने की भी ताकत नहीं बची थी। जीने की चाहत बाकी हर भावना पर भारी पड़ चुकी थी। उसने कांपती उंगली आगे बढ़ाई, आंसू पोंछे और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैंने डोर अनलॉक कर दिया। भारी मेटल डोर बिना किसी आवाज के धीरे धीरे खुल गया। अंदर की ठंडी हवा बाहर फैल गई। लिन मान की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी, मानो स्वर्ग का दरवाजा उसके सामने खुल गया हो। वो लगभग घिसटते हुए अंदर आई। जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके शरीर की आखिरी बची हुई ताकत भी खत्म हो गई। वो सीधे ठंडी फ्लोर पर गिर पड़ी, फिर लालच से ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरने लगी। एक लंबी राहत भरी सांस उसके होठों से निकली। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द की जगह सुकून दिखाई दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसी के साथ बाहर की जलती हुई दुनिया, चीखें और मौत की गर्मी सब कट गई। अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। मैं नीचे झुककर उसे देखने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी नई हासिल की हुई ट्रॉफी को देखता है। वेलकम, मेरी पहली मेड। काफी देर बाद लिन मान खुद को संभाल पाई। वो धीरे धीरे उठकर बैठी और तभी उसकी नजर कमरे पर पड़ी। अगले ही पल वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने लगी। आरामदायक टेम्परेचर, दिन जैसी चमकती लाइट्स, आधुनिक इंटीरियर और फ्रिज में रखे ढेर सारे ड्रिंक्स, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ मिनट पहले वह बाहर नरक देख चुकी थी और अब उसी बिल्डिंग के अंदर उसे एक छोटा सा स्वर्ग दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है? वो बुदबुदाई। तुम्हारा घर ऐसा कैसे है? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और अविश्वास भी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फ्रिज तक गया, एक मिनरल वाटर की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और उसके सामने ले आया। लिन मान की नजर जैसे ही पानी पर पड़ी, उसकी आंखें वहीं जम गई। इस वक्त उसकी सारी शान, सारा घमंड सब गायब हो चुका था। उसे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वो तुरंत आगे झुकी, फटे हुए होठों से बोतल पकड़ी और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा पानी खत्म हो गया। तभी उसके चेहरे पर थोड़ी जान लौटी, गालों में हल्का रंग वापस आया। उसने गहरी सांस ली। थैंक यू। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे, कृतज्ञता, डर और कहीं न कहीं छिपी हुई शर्मिंदगी। लेकिन मुझे इन भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपनी पहचान याद रखो। अब तुम कौन हो ये मत भूलना। जाओ, पहले शावर लो। मुझे अपनी मेड से बदबू पसंद नहीं। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा किया, फिर स्टोर रूम से एक साफ बाथरोब निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। लिन मान ने चुपचाप बाथरोब उठा लिया, होंठ दबाए, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर बाद अंदर से बहते पानी की आवाज आने लगी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरा मूड काफी अच्छा था। कॉलेज की वो लड़की जो कभी मेरी तरफ ठीक से देखती तक नहीं थी, आज मेरी शरण में खड़ी थी। ये एहसास किसी आइस कोल्ड कोक से भी ज्यादा सुकून दे रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ये दस्तक पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक थी। दरवाजा खोलो, अंदर जो भी है बाहर आओ। हमें पता है कोई अंदर छिपा है। बाहर लोग मर रहे हैं और तुम एसी एंजॉय कर रहे हो। जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? सारे एसी बाहर निकालो। सब लोग बारी बारी इस्तेमाल करेंगे, वरना पुलिस बुलाएंगे।
मेरे चेहरे पर हल्की भौहें सिकुड़ गई। मैं उठा और कैमरा मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर 7-8 लोग दिखाई दिए। सबसे आगे ऊपर वाली मंजिल के 2 बदमाश खड़े थे। पूरे मोहल्ले में उनकी आवारागर्दी मशहूर थी। उनमें से एक के हाथ में क्रोबार था और वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था मानो दरवाजा तोड़ने का इंतजार कर रहा हो। बाकी पड़ोसी उनके पीछे खड़े थे। भीड़ में खड़े लोगों को देखते ही मेरी नजर एक खास चेहरे पर जाकर रुकी। उसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मोहल्ले का सबसे बड़ा, नैतिकता का ठेकेदार। हर वक्त दूसरों को ज्ञान बांटना उसकी आदत थी। किसी की गाड़ी थोड़ी टेढ़ी पार्क हो जाए, किसी ने कचरा गलत जगह फेंक दिया हो, या किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, वो हर मामले में अपनी नाक घुसा देता। खुद को पूरे मोहल्ले का न्यायाधीश समझता था। इस समय भी वो दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था, चेहरे पर वही बनावटी धार्मिकता, और मेरी तरफ देखकर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, अरे नौजवान, जल्दी दरवाजा खोलो। ये असाधारण समय है। ऐसे समय में सबको मिलकर रहना चाहिए। इतने अच्छे संसाधन अकेले रखना बहुत स्वार्थी बात है। सबको अंदर आने दो, थोड़ी देर शरण लेने दो। मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे उन चेहरों को देखता रहा। फिर अचानक हंसी आ गई। कितने मूर्ख लोग हैं। उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि दुनिया बदल चुकी है। कानून खत्म, नियम खत्म, नैतिकता खत्म। अब सिर्फ ताकत बोलने वाली थी। और तभी सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी, डेली चेक इन सक्सेसफुल। कृपया अपना रिवॉर्ड चुनें। ऑप्शन ए, एक बॉक्स टोमाहॉक स्टेक्स। ऑप्शन बी, फिजिकल स्टैट्स डबल। ऑप्शन सी, टैक्टिकल क्रोसबो मास्टरी। मैंने बिना सोचे ऑप्शन सी चुन लिया। सिलेक्शन सक्सेसफुल। अगले ही पल मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। क्रोसबो की बनावट, शूटिंग टेक्निक्स, ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन, टारगेट प्रेडिक्शन। हजारों घंटों की प्रैक्टिस जैसे एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में भर गई। ऐसा महसूस हुआ मानो मैं सालों से क्रोसबो चला रहा हूं। और तभी मेरे हाथ में अचानक एक काला टैक्टिकल हैंड क्रोसबो प्रकट हुआ, साथ में चमकते हुए बोल्ट्स का पूरा क्विवर भी। मैंने सहजता से क्रोसबो कॉक किया, एक बोल्ट लोड किया, फिर धीरे धीरे दरवाजा लगभग 10 सेंटीमीटर खोला। तुरंत बाहर की जलती हुई हवा अंदर घुस आई, इतनी गर्म कि सामने खड़े लोग खुद पीछे हट गए। सबसे आगे खड़ा पीले बालों वाला गुंडा मुझे देखते ही गुर्राया। उसने क्रोबार उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। आखिर बाहर निकल ही आया। अगर भलाई चाहता है तो सारा खाना और ड्रिंक्स हमारे हवाले कर दे। और ये एसी भी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। खूब हवा को चीरती एक हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल बोल्ट बिजली की तरह निकला और सीधे उसकी जांघ में जा धंसा। आ गुंडे की दर्दनाक चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसका पैर जवाब दे गया। वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी पैंट खून से भीगने लगी। पूरा समूह स्तब्ध रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल जम गया। फिर सबसे पहले वही बूढ़ा आदमी होश में आया। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई। तू पागल हो गया है क्या? किसी को घायल कर दिया। ये गैरकानूनी है। मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुझे जेल भिजवाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने दरवाजे की दरार से हाथ बाहर निकाला, उसका कॉलर पकड़ा और एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। फिर धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, इतना तेज कि उसका सिर एक तरफ घूम गया। कुछ ही सेकंड में उसका गाल सूजने लगा। होंठ के कोने से खून निकल आया। वो स्तब्ध खड़ा रह गया। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे मारा है। मैं उसके करीब झुका और बेहद धीमी आवाज में कहा, ध्यान से सुन बूढ़े, एपोकैलिप्स शुरू हो चुकी है। अब मेरे नियम ही कानून है। और रही पुलिस की बात, मैंने बाहर जलती हुई दुनिया की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। हो सकता है इस समय वे खुद बचने की कोशिश कर रहे हों। अगर एक शब्द और बोला तो अगला बोल्ट पैर में नहीं लगेगा। मेरी आंखों में देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा। एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था, जो भी मेरे दरवाजे की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें पहले जमीन पर पड़े घायल गुंडे पर गई, फिर मेरे हाथ में मौजूद क्रोसबो पर। उनके चेहरों से रंग उड़ चुका था।
कुछ सेकंड पहले जो लोग धमकी दे रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। अगले ही पल सब पीछे हटने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई बहस नहीं की। सब जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर कमरा शांत हो गया। बाहर चीखें थी, गर्मी थी, मौत थी, लेकिन अंदर सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। लिन मान बाहर आई। उसने ढीला बाथरोब पहन रखा था। भीगे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में क्रॉसबो पर पड़ी और दरवाजे के पास गिरे खून के निशान पर गई, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अभी क्या हुआ था? लिन मान की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसकी नजर बार बार मेरे हाथ में पकड़े क्रॉसबो और दरवाजे के पास पड़े खून के निशानों पर जा रही थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने क्रॉसबो को सीधे सिस्टम स्पेस में वापस रख दिया। फिर शांत स्वर में कहा, जाकर बाथटब भर दो, मुझे नहाना है। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। न गुस्सा, न दया, न कोई भावना। यही बात उसे और ज्यादा डरा रही थी। लिन मान हल्का सा कांप गई। कुछ देर पहले की चीखें, दरवाजे के बाहर का खून और अभी अभी जो हुआ था, उसे लगभग अंदाजा हो चुका था। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। डर ने उसके बाकी सारे भाव दबा दिए थे। उसने धीरे से सिर झुकाया, जी, और चुपचाप बाथरूम की तरफ मुड़ गई। कुछ ही देर बाद अंदर से बहते पानी की आवाज आने लगी। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। अब बात बन रही थी। एक मेड को मेड की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मैं दरवाजे के पास गया। जब मैंने कुछ देर पहले दरवाजा खोला था, तब जो गर्म हवा अंदर आई थी, उसे एसी की ठंडी हवा पूरी तरह खत्म कर चुकी थी। कमरे का तापमान फिर से आरामदायक हो चुका था। मैं नीचे झुका, फर्श पर पड़े खून के कुछ सूखे धब्बों को देखा। भौहें हल्की सिकुड़ गई। ये दृश्य मुझे पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद लिन मान बाथरूम से बाहर आई। मैंने फर्श की तरफ इशारा किया। मुझे अपने घर में गंदगी पसंद नहीं। उसकी नजर जैसे ही खून के धब्बों पर पड़ी, उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। शरीर हल्का सा कांप उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ? नहीं कर सकती? नहीं। वह जल्दी से सिर हिलाने लगी। फिर बिना एक शब्द बोले बकेट और रैग उठाया और घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करने लगी। धीरे धीरे एक एक धब्बा मिटाती हुई। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। कभी कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, और आज वही लड़की घुटनों पर बैठकर मेरे लिए फर्श साफ कर रही थी। मेरे अंदर एक अजीब संतोष पैदा हुआ। यही शक्ति थी। यही एपोकैलिप्स की असली सच्चाई थी। इसने कुछ लोगों से सब कुछ छीन लिया था और कुछ लोगों को सब कुछ दे दिया था। मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। सीधे बाथरूम में चला गया। बाथटब पहले से तैयार था। पानी का तापमान बिल्कुल सही। हल्की सी खुशबू भी हवा में फैली हुई थी। शायद उसने बॉडी वॉश भी डाल दिया था। मैं आराम से टब में बैठ गया। गर्म पानी ने पूरे शरीर को ढक लिया। दिन भर का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। सिर्फ एक दिन में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सिस्टम, हीट अपोकैलिप्स, नए रिवॉर्ड्स, नई ताकत, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने मन ही मन अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगाया। एक अभेद्य सेफ हाउस, पूरी तरह सुरक्षित रिसोर्सेज, एक वफादार मेड और टैक्टिकल क्रॉसबो स्किल्स। अगर कोई और होता तो शायद खुद को अजय समझने लगता। लेकिन मैं जानता था, यह बस शुरुआत थी। आज जो लोग दरवाजे पर आए थे, वे सिर्फ शुरुआती परेशानी थे। जैसे जैसे समय बीतेगा, बाहर के लोग और ज्यादा बेकाबू होते जाएंगे। भूख, प्यास और मौत का डर इंसानों को राक्षस बना देता है। अगर मुझे जीवित रहना था,
तो और ताकतवर बनना पड़ेगा। नहाने के बाद मैंने साफ कपड़े पहने, फ्रिज खोला, प्राइम सरलॉन स्टेक निकाला, साथ में रेड वाइन की बोतल। किचन में जाकर इंडक्शन कुकर चालू किया। कुछ ही मिनटों में स्टेक की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उधर लिन मान फर्श को इतना चमका चुकी थी कि उसमें रोशनी झलक रही थी। अब वो लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी, बेचैन, संकोच में, मानो कोई छात्रा गलती करने के बाद प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इधर आओ। वो कुछ पल झिझकी, फिर छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी। स्टेक तवे पर सिजल कर रहा था, उसकी खुशबू लगातार फैल रही थी। अचानक गुर्र, उसके पेट से आवाज निकली, फिर दूसरी। लिन मान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शर्म से अपना पेट पकड़ लिया। सुबह से उसने सिर्फ एक बोतल पानी पी थी, और कुछ नहीं। भूख अब साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने आराम से स्टेक प्लेट में रखा, अपने लिए वाइन डाली, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना शुरू किया। नरम और रसदार स्टेक, साथ में रेड वाइन। बाहर दुनिया जल रही थी, और मैं आराम से डिनर एंजॉय कर रहा था। खाना खाते हुए मैं लिन मान को देख रहा था। उसकी नजरें बार बार खाने पर जा रही थी। वह निगल रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और यही मैं चाहता था। उसे समझना होगा, इस घर में नियम सिर्फ मेरे हैं। यहां उसका हर आराम, हर सुविधा, हर भोजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। कुछ देर बाद मैंने खाना खत्म किया, नैपकिन से हाथ साफ किए, फिर पहली बार उसकी तरफ देखा। भूख लगी है जी? उसने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैंने स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया। पहले कूड़ा बाहर फेंको, फिर ये प्लेट्स धोना, उसके बाद स्टोरेज से इंस्टेंट नूडल्स निकाल लेना, अपने लिए बना लेना। मेरी बात पूरी होते ही उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लिन मान की नजर पहले मेरी खाली प्लेट पर गई, फिर उस स्टेक की बची हुई हड्डी पर, और आखिर में सीधे मेरी आंखों में। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, शिकायत भी थी, और थोड़ी सी नफरत भी। शायद उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था। मैंने स्टेक और रेड वाइन एंजॉय की, और उसे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स क्यों मिले? लेकिन मैंने उसे शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। अगर पसंद नहीं तो मत खाओ, बस इतने शब्द ही काफी थे। मेरी आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर उभरी सारी नाराजगी पल भर में गायब हो गई, मानो किसी ने उस पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ी रही, फिर उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। आखिरकार उसने समझौता करना ही बेहतर समझा। वह चुपचाप टेबल साफ करने लगी, प्लेट्स उठाई, ग्लास हटाए, और फिर स्टोरेज रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह बीफ फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट लेकर वापस आई। किचन में पानी उबलने की आवाज गूंजने लगी। उधर मैं आराम से सोफा पर बैठ गया। अब खाने से ज्यादा जरूरी एक और काम था। मैंने सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। आज का डेली चेक इन अभी बाकी था। अगले ही पल नीले रंग की स्क्रीन मेरे सामने उभर आई। टुडेज चेक इन रिफ्रेश्ड, कृपया अपना रिवॉर्ड चुनें। मेरे सामने 3 नए ऑप्शंस दिखाई दिए। ऑप्शन ए 10,000 टन आइस, ऑप्शन बी एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर, ऑप्शन सी फिजिकल स्टैट्स 5 टाइम्स इंक्रीज। तीनों रिवॉर्ड्स देखकर मैं कुछ देर सोचने लगा। पहला रिवॉर्ड 10,000 टन बर्फ। हीट अपकलिप्स में इसकी कीमत सोने से भी कई गुना ज्यादा थी। जिसके पास इतनी आइस होगी, वह किसी भी सर्वाइवर बेस को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन समस्या स्टोरेज की थी।
मेरा सेफ हाउस सुरक्षित जरूर था, पर इतना बड़ा नहीं। सिस्टम स्पेस भी अनलिमिटेड नहीं था। इतनी आइज रखने की जगह फिलहाल मेरे पास नहीं थी। मैंने दूसरा रिवॉर्ड देखा, एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर। नाम सुनते ही समझ आ गया, यह साधारण रिवॉर्ड नहीं था। अगर मुझे एक एस रैंक मेड मिल जाए तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। मैंने तीनों रिवॉर्ड्स को दोबारा ध्यान से देखा। एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर सुनने में शानदार लग रहा था, लेकिन फिलहाल मेरे पास लिन मान पहले से मौजूद थी। अभी मुझे एक और मेड की जरूरत नहीं थी। और अगर कोई मुश्किल स्वभाव वाला इंसान समन हो गया तो उसे संभालना भी एक नई परेशानी बन जाता। अब बचा आखिरी ऑप्शन, फिजिकल स्टैट्स 5 टाइम्स इंक्रीज। यही सबसे भरोसेमंद रिवॉर्ड था। सेफ हाउस कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन टूट भी सकता है। दूसरों पर कितना भी भरोसा कर लो, हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत वो कभी धोखा नहीं देती। अगर मुझे इस नई दुनिया में जिंदा रहना था तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी था। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, ऑप्शन सी। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, सिलेक्शन सक्सेसफुल, एनहांसमेंट बिगिंस। मेरे सीने से अचानक एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे शरीर की हर सेल नए सिरे से बन रही हो। हड्डियां और मजबूत होने लगी, मांसपेशियों में नई ताकत भरने लगी, खून पहले से कहीं तेज दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में मुझे अपने शरीर का हर बदलाव महसूस होने लगा। दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। हवा में उड़ती धूल तक महसूस हो रही थी। मैंने मुट्ठी भींची, टक टक, जोड़ों से तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे अब एक ही मुक्के में किसी बड़े जानवर को भी गिरा सकता हूं। ये ताकत वाकई अविश्वसनीय थी। उसी समय किचन से लिन मान बाहर आई। उसके हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का गर्म बॉल था, लेकिन मुझे देखते ही वो ठिठक गई। उसके हाथ लगभग कांप गए। तुम्हें क्या हो गया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसे शायद समझ आ गया था कि कुछ ही पलों में मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। मैंने उसके हाथ से नूडल्स का बॉल लेकर टेबल पर रख दिया, फिर शांत स्वर में कहा, इस घर में अब सिर्फ एक ही नियम है, हर काम अनुशासन से होगा। लिन मान ने घबराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन हम तो क्लासमेट्स हैं। मैं हल्का सा हंसा। क्लासमेट? वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर देखो, 60 डिग्री से ज्यादा तापमान। लोग पानी की एक बोतल के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। अब सिर्फ मौसम ही खतरनाक नहीं है, इंसानों का लालच उससे भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। मैं कुछ पल रुका, फिर शांत आवाज में बोला, अगर अभी इस सेफ हाउस से बाहर निकलो तो शायद 10 मिनट भी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। मेरी बात सुनकर लिन मान पूरी तरह चुप हो गई। लिन मान ने मेरी उंगली जिस दिशा में इशारा कर रही थी उधर देखा। खिड़की के बाहर का दृश्य साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर से लगातार आती चीखें, मदद की पुकार और अफरा तफरी की आवाजें उसे हर पल याद दिला रही थी कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। उसके कांपते हाथ बता रहे थे कि वह अभी भी डरी हुई है। कमरे में कुछ देर तक पूरी खामोशी छाई रही। मैं वापस सोफे पर बैठ गया, टेबल पर रखा नूडल्स का बॉल उठाया। अब तक नूडल्स थोड़े ठंडे हो चुके थे। मैं आराम से खाना खाने लगा। कुछ देर बाद मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहां रहना है तो इस घर के नियम मानने होंगे, अगर नहीं तो फैसला तुम्हारा है। इसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। पूरे कमरे में सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थी, मेरे नूडल्स खाने की और बाहर से आती दूर दूर की चीखों की। समय धीरे धीरे बीतता गया।
मैंने आखिरी कौर खाया, बॉल टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली। लिन मान ने धीरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, फिर शांत कदमों से मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर पहले जैसा विरोध नहीं था, सिर्फ थकान, डर और नई परिस्थितियों को स्वीकार करने की मजबूरी दिखाई दे रही थी। उसे आखिरकार समझ आ चुका था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसी समय दरवाजे के बाहर से किसी महिला की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सू चेन, क्या तुम अंदर हो? उस आवाज में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। मैंने सिक्योरिटी मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर एक महिला दिखाई दी। वो बुरी तरह थकी हुई थी। प्यास और गर्मी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं अंदर हूं, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। कृपया मेरी मदद करो, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। मुझे सिर्फ भरोसेमंद लोग चाहिए, खाली वादों से काम नहीं चलेगा। मेरी बात खत्म होते ही सिस्टम सक्रिय हो गया। हवा में एक चमकती हुई वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी, वही मास्टर द सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पहले भी सामने आ चुका था। महिला ने कुछ पल उस स्क्रीन को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बाहर की हालत देखकर उसे फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने कांपते हाथ से आगे बढ़कर वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम दर्ज कर दिया और उसी पल सिस्टम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड। सिस्टम की आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइंड। मेड चाइना। लॉयल्टी 25। स्टेटस ट्रेनेबल। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। चाइना की शुरुआती लॉयल्टी लिन मैन से 15 पॉइंट ज्यादा थी। शायद अपनी बेटी को बचाने की मजबूरी ने उसके मन की सारी झिझक खत्म कर दी थी, या फिर जिंदगी के अनुभव ने उसे हालात को जल्दी स्वीकार करना सिखा दिया था। जो भी वजह हो, ये मेरे लिए फायदेमंद था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैंने दरवाजा खोल दिया। चाइना अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाए लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसके कदमों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंची, धड़ाम, वो सीधे फर्श पर गिर पड़ी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की जलती हुई हवा, चीखें और अफरातफरी सब फिर से उस मोटे मेटल डोर के बाहर ही रह गई। चाइना ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। पानी, कृपया, और मेरी बेटी के लिए दवा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मेरी नजर उसकी बेटी पर गई। छोटी सी बच्ची, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल की। उसका चेहरा तेज बुखार से लाल पड़ चुका था। सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तापमान असामान्य रूप से ज्यादा था। मैंने तुरंत स्थिति समझ ली। तेज बुखार और गंभीर डिहाइड्रेशन। चाइना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोपहर से इसकी हालत ऐसी ही है। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। अभी रोने का समय नहीं है, पहले बच्ची का इलाज करते हैं। मैं तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ गया। सेफ हाउस अपग्रेड के साथ मिला मेडिकल किट वही रखा था। उसके अंदर जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाईज पूरी तरह मौजूद थी। मैंने चिल्ड्रंस फीवर मेडिसिन निकाली, एंटीबायोटिक्स देखी, फिर सलाइन तैयार किया। जरूरी सामान एक एक करके सामने रख दिया। बच्ची को संभाल कर पकड़ो, मैंने कहा। चाइना ने बिना एक पल गवाए वैसा ही किया। मैंने सावधानी से उसकी बाह में वेन ढूंढी और इंजेक्शन लगा दिया। पूरा प्रोसेस बिना किसी जल्दबाजी के पूरा हुआ। चाइना लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से ये सब कर सकता हूं। सच कहूं, मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था।
संभव है कि सेफ हाउस अपग्रेड के साथ सिस्टम ने कुछ बेसिक मेडिकल स्किल्स भी दे दिए हों। सलाइन लगाने के बाद मैंने बच्चों की फीवर सिरप निकाली, धीरे धीरे बच्ची को दवा पिलाई। कुछ मिनट बाद मैंने राहत की सांस ली। कम से कम शुरुआती इलाज पूरा हो चुका था। मैंने चाइना की तरफ देखा, फिर बेडरूम की ओर इशारा किया। उसे उस कमरे में ले जाओ, आराम करने दो। गुनगुने पानी से शरीर पोंछना, हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना। अगर सब ठीक रहा तो सुबह होने से पहले बुखार उतर जाएगा। चाइना कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों दिखाई दे रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों बेडरूम में आराम करो, मैं आज सोफा पर सो जाऊंगा। मैंने चाइना की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, गलत मतलब मत निकालो। मैंने तुम्हारी बेटी की मदद इसलिए की क्योंकि वो अभी जिंदा रह सकती है और तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इस सेफ हाउस के लिए उपयोगी है। चाइना कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। जी मास्टर। उसने अपनी बेटी को सावधानी से उठाया और बेडरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में लिविंग रूम में सिर्फ मैं और लिन मैन रह गए। लिन मैन ने अभी अभी जो कुछ हुआ था सब अपनी आंखों से देखा था। उसकी नजर पहले बेडरूम की तरफ गई, जहां चाइना अपनी बेटी के साथ ठहरी थी। फिर उसने उस छोटे से स्टोरेज रूम की तरफ देखा, जो अब उसके रहने की जगह बनने वाला था। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। शायद हैरानी, शायद असहजता, या शायद राहत। लेकिन मैं उसके मन में क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश नहीं करना चाहता था। मैंने स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया। आज से यही तुम्हारा कमरा है। कमरा मुश्किल से 5 स्क्वायर मीटर का था। छोटा, अंधेरा, लेकिन सुरक्षित। लिन मैन ने हल्का सा सिर झुकाया। जी मास्टर। फिर मैंने बेडरूम की तरफ देखा। चाइना अपनी बेटी को सुलाने में लगी हुई थी। मैंने आवाज लगाई, कल से मेडिकल किट व्यवस्थित करना, सारी दवाइयों की लिस्ट बनाना, और बच्ची की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। चाइना ने बिना देर किए जवाब दिया। समझ गई। दोनों को जिम्मेदारियां देने के बाद आखिरकार मुझे कुछ देर आराम करने का मौका मिला। मैं सोफे पर लेट गया। शरीर में नई मिली ताकत अभी भी साफ महसूस हो रही थी। सिस्टम की वजह से मेरी सर्वाइवल क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने आराम से सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। दोनों मेड का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दिया। लिन मैन, लॉयल्टी 15-20, रीजन मास्टर स्ट्रेंथ विटनेस्ड। फिर दूसरा स्टेटस सामने आया। चाइना, लॉयल्टी 25-30, रीजन डॉटर सक्सेसफुली ट्रीटेड। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। तो लॉयल्टी बढ़ाने का तरीका सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं था। लोगों का भरोसा, उनका अनुभव और मेरे फैसले भी उस पर असर डाल रहे थे। यानी अगर मैं सही समय पर सही निर्णय लूं तो भविष्य में और भी सिस्टम फंक्शंस अनलॉक हो सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक धड़ाम, इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल उठी। सोफा तक हल्का सा कांप गया। मैं तुरंत उठकर सर्वेलेंस मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन पर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गई। नीचे सड़क पर एक बड़ी बस बेकाबू होकर दौड़ रही थी। उसके इंजन से काला धुआं निकल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात उसकी रफ्तार नहीं थी, बल्कि उसका निशाना था। अगले ही पल बस सीधे हमारी बिल्डिंग के सपोर्ट पिलर से टकरा गई। धड़ाम, जोरदार टक्कर की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। बस रुकते ही उसके दरवाजे खुल गए और एक एक करके कई लोग बाहर कूदने लगे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। हर किसी के हाथ में कोई न कोई हथियार था। किसी के पास स्टील पाइप, किसी के पास फायर एक्स,
तो किसी के हाथ में बड़ी मचुटी। लेकिन सबसे खतरनाक उनका लीडर था, एक विशालकाय गंजा आदमी। उसके हाथ में ऐसा हथियार था जिसने मुझे भी एक पल के लिए सतर्क कर दिया, फ्लेम थ्रोअर। वह बिना रुके सामने वाले फ्लैट के आयरन डोर के पास गया, फिर ट्रिगर दबाया। फूंश! आग की लंबी लपट सीधे दरवाजे से टकराई। कुछ ही सेकंड में आयरन डोर लाल होकर चमकने लगा। गंजा आदमी जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सुनो सब, एक भी फ्लैट मत छोड़ना। हर घर की तलाशी लो। जो भी खाना मिले, जो भी पानी मिले, सब उठा लाओ। उसके इशारे पर पूरा गिरोह अलग अलग दिशाओं में फैल गया। मैं बिना पलक झपकाए मॉनिटर देखता रहा। अब बात साफ हो चुकी थी। ये कोई भूखी भीड़ नहीं थी, ये एक संगठित गैंग थी। उनके पास योजना थी, हथियार थे और साफ स्ट्रैटेजी भी। मेरी नजर फिर बस पर गई। अब समझ आया, उस पर लोहे की मोटी प्लेट्स लगी हुई थी। मतलब उन्होंने इस हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी। उन्होंने हमारी बिल्डिंग को यूं ही नहीं चुना था। ऊंची बिल्डिंग, ज्यादा फ्लैट्स और ज्यादा रिसोर्सेज, यानी उनका लक्ष्य साफ था, पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करना। मैंने गहरी सांस ली। इस बार सामने वाले दुश्मन पहले वाले पड़ोसियों जैसे नहीं थे। ये लोग बिना सोचे समझे हमला करने वाले नहीं लग रहे थे। उसी समय धमाके की आवाज सुनकर लिन मैन और चाइना भी अपने कमरों से बाहर आ गई। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लिन मैन ने घबराकर पूछा, मास्टर, बाहर क्या हो रहा है? चाइना ने भी चिंतित नजरों से मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर की स्क्रीन देखते ही लिन मैन और चाइना दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर वही गंजा लीडर दिखाई दे रहा था। उसने फ्लेम थ्रोअर सीधे एक फ्लैट के आयरन डोर पर तान रखा था। अगले ही पल आग की तेज लपटें दरवाजे से टकराई। कुछ ही सेकंड में लोहे का दरवाजा लाल पड़ने लगा। फिर पूरा गिरोह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लिन मैन की आवाज कांप उठी, अगर ये लोग यहां तक आ गए तो? चाइना ने डर के मारे खुद को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। मैंने दोनों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हथियारबंद गुंडे हैं। बाहर से देखने पर मैं बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन दिमाग पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। सेफ हाउस मजबूत जरूर था, पर फ्लेम थ्रोअर जैसी चीज के सामने वो कितनी देर टिकेगा? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। अगर इस गैंग को मेरे सेफ हाउस का पता चल गया, तो चाहे वे अंदर घुस पाए या नहीं, मुसीबत यही खत्म नहीं होगी। वे बार बार लौट कर आएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने गहरी सांस ली। सीधी लड़ाई सबसे खराब विकल्प थी। मेरे शरीर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। क्रोसबो चलाने की स्किल भी बेहतरीन थी। लेकिन सामने पूरा गैंग था। उनके पास संख्या भी थी, और फ्लेम थ्रोअर जैसा खतरनाक हथियार भी। सीधे मुकाबले में जीत की कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, मेरे पास एक फायदा जरूर था। उन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं था, लेकिन मैं उनकी हर हरकत देख सकता था। मैंने फिर से मॉनिटर पर नजर डाली। अब वे पहली मंजिल के फ्लैट्स तोड़ना शुरू कर चुके थे। स्क्रीन से लगातार आवाजें आ रही थी। लोगों की चीखें, मदद की पुकार, दरवाजे टूटने की आवाज, और उन गुंडों की डरावनी हंसी। पूरा अपार्टमेंट किसी डरावने नाइटमेयर में बदल चुका था। चाइना ने कांपते हुए अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वह सोच रही थी, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला होता, तो आज वही और उसकी बेटी भी इस नरक का हिस्सा होती। उधर लिन मैन भी डर के मारे सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। मैंने तेज आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। दोनों मेरी आवाज सुनते ही घबरा गई।
उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। मैंने चाइना की तरफ देखा। तुम नर्स हो। हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन का कोई बड़ा स्टोरेज है या ऐसी कोई जगह जहां मेडिकल सप्लाईज बड़ी मात्रा में मिल सके? चाइना कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, हाँ, हमारे हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में इमरजेंसी मेडिसिन का बड़ा रिजर्व है। वैक्सीन्स भी हैं और ऐसी कई दवाइयां जो बाहर की किसी फार्मेसी में नहीं मिलेंगी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, यही जानकारी मुझे चाहिए थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना ध्यान लिन मैन की तरफ मोड़ा। उससे भी अब एक जरूरी सवाल पूछना था। मैंने लिन मैन की तरफ देखा। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिता के पास कोई सीक्रेट वेयरहाउस, सेफ हाउस या ऐसा कोई प्राइवेट स्टोरेज है? मेरे सवाल पर लिन मैन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उन्होंने कभी ऐसी बातें मुझसे शेयर नहीं की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर मेरा ध्यान वापस मॉनिटर पर चला गया। असल में मैं ये सवाल किसी और वजह से पूछ रहा था। इस समय जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती थी। जिस इंसान के पास ऐसी जानकारी होगी, वह भविष्य में सबसे उपयोगी साबित हो सकता था। चाइना ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी मेडिकल स्टोरेज के बारे में बताया था। वह जानकारी मेरे लिए बेहद अहम थी। अगर भविष्य में मौका मिला तो वहां से जरूरी मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज हासिल की जा सकती थी। जहां तक लिन मैन की बात थी, उसके परिवार के पास अगर कोई अतिरिक्त रिसोर्सेज या सुरक्षित जगह हुई तो वह भी आगे चलकर काम आ सकती थी। मैंने दोनों की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, अभी के लिए अपने अपने कमरों में रहो, बिना जरूरत बाहर मत आना और कोई आवाज मत करना। फिर मैंने चाइना की तरफ देखा, अपनी बेटी का ध्यान रखना। उसने तुरंत सिर हिलाया, जी। मैंने लिन मैन की तरफ देखा, तुम भी अपने कमरे में रहो। उसने भी बिना कुछ कहे हामी भर दी। कुछ ही सेकंड में दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। एक बार फिर पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने दोबारा सर्वेलेंस मॉनिटर चालू किया। नीचे का हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। वह गैंग बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब वे दूसरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उनका तरीका बेहद सीधा था। जहां दरवाजा कमजोर मिला, उसे फायर एक्स से तोड़ दिया। जहां लॉक मजबूत मिला, वहां स्टील पाइप से उखाड़ने की कोशिश की। और अगर कुछ भी काम न करे तो उनका लीडर फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल कर देता। मैंने अपने मेटल डोर की तरफ देखा। वो काफी मजबूत था, लेकिन अगर लगातार फ्लेम थ्रोअर की आग झेलनी पड़ी तो शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सिर्फ इंतजार करना अब सबसे बड़ी गलती होती। मुझे पहले ही कोई योजना बनानी थी। मैं तुरंत सेफ हाउस के कंट्रोल पैनल के पास गया। अपग्रेड के बाद यह नया डिवाइस दीवार पर लगाया गया था। यहीं से पूरे सेफ हाउस के सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने गहरी सांस ली। मैं सीधे सेफ हाउस के कंट्रोल पैनल के सामने जाकर रुक गया। स्क्रीन पर पूरे बेस का ब्लूप्रिंट खुल गया। हर सिस्टम साफ दिखाई दे रहा था। पावर सप्लाई, वाटर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन सिस्टम और कई दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल्स। मैं एक एक सेक्शन ध्यान से देखने लगा। अचानक मेरी नजर वेंटिलेशन सिस्टम पर जाकर रुक गई। सेफ हाउस की वेंटिलेशन पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी। एयर इनटेक और एयर एग्जॉस्ट दोनों ही दीवारों के अंदर इस तरह छिपे हुए थे कि बाहर से कोई उनका पता नहीं लगा सकता था। लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह सिस्टम अभी भी बिल्डिंग के मेन वेंटिलेशन शाफ्ट से जुड़ा हुआ था। बस यही मुझे एक आइडिया आया। मेरे दिमाग में धीरे धीरे पूरी स्ट्रैटेजी तैयार होने लगी। मैंने बिना देर किए सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। मन ही मन कहा, सिस्टम डेली चेक इन। अगले ही पल स्क्रीन चमक उठी। टुडेज चेक इन सक्सेसफुल, प्लीज चूज योर रिवॉर्ड।
मेरे सामने 3 नए ऑप्शंस दिखाई दिए। ऑप्शन ए, बेस अपग्रेड किट। सेफ हाउस का एरिया बढ़कर 300 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। साथ ही एक छोटा इकोलॉजिकल एरिया भी अनलॉक होगा। ऑप्शन बी, ऑरा कंसीलमेंट स्किल। एक ऐसी स्किल जो मेरी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा सकती थी। मेरी सांस, मेरी हार्ट बीट, यहां तक कि शरीर की हीट भी महसूस नहीं होगी। ऑप्शन सी, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। पूरे 24 ग्रेनेड्स का एक बॉक्स। मैं कुछ पल तक तीनों रिवॉर्ड्स को देखता रहा। कमाल की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम को पहले से पता हो कि मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है। पहला ऑप्शन लंबे समय के लिए सबसे फायदेमंद था। अगर सेफ हाउस 300 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाए तो सर्वाइवल कहीं आसान हो जाती। इकोलॉजिकल एरिया का मतलब भविष्य में खुद खाना उगाने की संभावना भी। दूसरा ऑप्शन ग्रेनेड्स, सीधा और बेहद खतरनाक। अगर हालात हाथ से निकल जाए तो कुछ ग्रेनेड्स पूरे गैंग का खेल खत्म कर सकते थे। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। धमाके की आवाज, बिल्डिंग को नुकसान, और सबसे बड़ी बात, मेरे सेफ हाउस का राज खुल सकता था। मैंने धीरे धीरे तीसरे ऑप्शन पर नजर टिकाई, ऑरा कंसीलमेंट। पहली नजर में यह सबसे साधारण स्किल लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो प्लान बन चुका था उसके लिए यही सबसे जरूरी थी। अगर मुझे कुछ समय के लिए सेफ हाउस से बाहर निकलना पड़ा तो यह स्किल मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती थी। भीड़ के बीच या अंधेरी सीढ़ियों में अगर कोई मेरी मौजूदगी महसूस ही ना कर सके तो मेरे बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। मैंने बिना हिचकिचाए फैसला ले लिया। ऑप्शन बी, ऑरा कंसीलमेंट। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सिलेक्शन सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, ऑरा कंसीलमेंट एक्वायर्ड। मेरे सिर के ऊपर से ठंडी हवा की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई। अजीब सा एहसास होने लगा, मानो मेरा शरीर धीरे धीरे आसपास के माहौल में घुल रहा हो। मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। वे पहले से कहीं हल्की महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। यहां तक कि शरीर से निकलने वाली गर्मी भी जैसे किसी अदृश्य परत के पीछे छिप गई हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी बंद की। अब मेरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा पूरा हो चुका था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, पूरा ध्यान अपनी नई स्किल पर केंद्रित कर दिया। मैंने सिस्टम स्पेस से टैक्टिकल हैंड क्रोसबो निकाला, साथ में 10 क्रोसबो बोल्ट्स भी। फिर बिना आवाज किए किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के कोने में एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा था। बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण, लेकिन वही पब्लिक वेंटिलेशन डक्ट से जुड़ा हुआ था। मैंने सबसे पहले सेफ हाउस का साइलेंट मोड एक्टिवेट किया। उसके बाद सावधानी से एग्जॉस्ट फैन हटाया। पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही रास्ता खुला, गर्म हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसमें तेल, धुआं और पुरानी ग्रीस की मिलीजुली गंध भरी हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर दोबारा ऑरा कंसीलमेंट एक्टिवेट किया। अगले ही पल मैं बिना आवाज किए वेंटिलेशन डक्ट के अंदर उतर गया। अंदर का रास्ता बेहद संकरा था। चारों तरफ ग्रीस जमी हुई थी। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 5 गुना बढ़ चुकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब अपना असर दिखा रही थी। ऐसी जगह जहां आम इंसान मुश्किल से कुछ मीटर भी आगे बढ़ पाए। मैं आसानी से आगे बढ़ता जा रहा था। दिलचस्प बात यह थी, मैं ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि नीचे उतर रहा था। मेरा लक्ष्य तीसरी मंजिल थी, वहीं जहां वो गैंग इस समय तबाही मचा रहा था। वेंटिलेशन डक्ट के अंदर का माहौल बेहद खराब था। घुटन, गर्मी और कई सालों से जमी हुई ग्रीस की बदबू
साधारण इंसान शायद कुछ ही मिनटों में घबरा जाता, लेकिन मेरे लिए हालात अलग थे। बॉडी एनहांसमेंट के बाद मेरी सहन शक्ति पहले जैसी नहीं रही। मैंने सांसों की गति नियंत्रित रखी और धीरे धीरे नीचे उतरता गया। दीवारों पर बने फ्लोर मार्कर्स देखकर मैंने अपनी पोजीशन जांची। मुझे अपना पूरा सेटअप उनके ऊपर आने से पहले खत्म करना था। मैं धीरे धीरे स्मोक डक्ट के अंदर आगे बढ़ता रहा। फ्लोर मार्कर देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि मैं अब तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। मैंने ध्यान से बाहर की आवाजें सुनी। अब दरवाजे तोड़ने की धमाके वाली आवाजें और उन गुंडों की गंदी हंसी पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। ये परिवार तो बहुत गरीब निकला। आधा डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स ही मिला। जल्दी मत करो बॉस। देखो, वो औरत भी बुरी नहीं दिख रही। चुप रहो। पहले सामान ढूंढो। काम खत्म होने के बाद औरतों की कोई कमी नहीं होगी। गंजे आदमी की भारी और डरावनी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसके तुरंत बाद एक औरत की चीख और रहम की भीख मांगने की आवाज सुनाई दी। लेकिन मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। ये अब पुरानी दुनिया नहीं थी। ये अपोकैलिप्स था। यहां ताकतवर हमेशा कमजोरों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर मैं दूसरों पर तरस खाने लगूं, तो अगला शिकार मैं खुद बन जाऊंगा। मैंने बगल में हो रही उस दर्दनाक घटना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने मिशन पर ध्यान लगाया। कॉरिडोर का नक्शा मुझे पहले से याद था। उसी के हिसाब से मैंने फायर हाइड्रेंट के पीछे वाली दीवार की सही जगह ढूंढ ली। मैंने अपनी कमर से एक क्रोसबो बोल्ट निकाला और उसकी नुकीली नोक से स्मोक डक्ट की अंदर वाली दीवार को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। सेफ हाउस की दीवारें तो अपग्रेड होने के बाद बेहद मजबूत थी, लेकिन पब्लिक स्मोक डक्ट अब भी पुराने ईंटों से बना हुआ था। मेरी ताकत के सामने एक ईंट तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं हर बार बहुत संभल कर रहा था, ताकि जरा सी भी आवाज बाहर न जाए। करीब 10 मिनट बाद मैंने बिना कोई आवाज किए पूरी की पूरी एक ईंट निकाल दी। उसके पीछे मुझे बाहर लगा लाल रंग का फायर हाइड्रेंट बॉक्स दिखाई देने लगा। ईंटों के बीच बने छोटे से गैप से मैं पूरे कॉरिडोर को साफ देख सकता था। सीढ़ियों के पास 2 गुंडे स्टील पाइप लेकर पहरा दे रहे थे। वो सिगरेट पीते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूरी सतर्कता से नजर रख रहे थे। उधर वही गंजा दरिंदा अपने बाकी साथियों के साथ तीसरी मंजिल के हर फ्लैट का दरवाजा लात मारकर तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। यही वो मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने सिस्टम स्पेस खोला और अपनी खरीदारी के दौरान जमा किया हुआ ढेर सारा सामान बाहर निकाला। लेकिन इस बार न खाना था और न ही पानी। मैंने निकाले 20 बड़े बड़े 50 लीटर वाले कुकिंग ऑयल के ड्रम। मैंने एक ड्रम का ढक्कन खोला, उसे धीरे धीरे झुकाया और दीवार में बने छोटे से छेद से सारा गाढ़ा सुनहरा तेल फायर हाइड्रेंट बॉक्स के अंदर उड़ेलना शुरू कर दिया। वो बॉक्स पूरी तरह बंद नहीं था। नीचे छोटे छोटे गैप थे, जिनसे तेल बाहर निकलकर दीवार से होता हुआ फर्श पर फैलने लगा। एक ड्रम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बिना रुके मैंने लगातार 5 पूरे ड्रम खाली कर दिए। कुछ ही मिनटों में तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से लेकर चौथी मंजिल के मोड़ तक पूरा फर्श तेल की मोटी और बेहद फिसलन भरी परत से ढक चुका था। अपना काम पूरा करने के बाद मैंने सारे खाली ड्रम वापस सिस्टम स्पेस में रख दिए। फिर मैंने बड़ी सावधानी से निकाली हुई ईंट को उसकी जगह वापस फिट कर दिया, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। अब सिर्फ इंतजार करना था, ठीक वैसे ही जैसे कोई धैर्यवान शिकारी अपने शिकार के खुद जाल में फंसने का इंतजार करता है। मैं अंधेरे स्मोक डक के अंदर पूरी तरह छिपा हुआ उस छोटे से गैप से बाहर का हर नजारा देख रहा था। कुछ ही देर बाद गंजा गुंडा और उसके साथी तीसरी मंजिल की तलाशी खत्म करके वापस लौटे। उनकी लूट काफी अच्छी हुई थी। हर आदमी के हाथ में खाने पीने का सामान भरा हुआ था। इतना ही नहीं, 2 जवान लड़कियों को भी उन्होंने बुरी तरह डरा धमकाकर घसीट रखा था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मरे हुए जानवर हो। एक लंबा पतला गुंडा हंसते हुए बोला,
इस बिल्डिंग से तो अभी बहुत कुछ निचोड़ा जा सकता है। गंजा आदमी मुस्कुराया और बोला, चलो अब चौथी मंजिल देखते हैं। वो अपना फ्लेम थ्रोअर उठाकर सबसे आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, अचानक उसका पैर जोर से फिसल गया। उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया। 200 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला उसका विशाल शरीर किसी भारी भरकम भालू की तरह पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। वो सिर्फ एक दर्द भरी चीख निकाल पाया और अगले ही पल उसके सिर का पिछला हिस्सा पूरी ताकत से कंक्रीट की सीढ़ियों से टकराया। लेकिन हादसा यही नहीं रुका। उसके पीछे आ रहे बाकी गुंडों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। एक एक करके सबके पैर फिसलने लगे, बिल्कुल डोमिनो की तरह, और देखते ही देखते सभी सीढ़ियों पर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अगले ही पल पूरे कॉरिडोर में दर्द भरी चीखें, गालियां और उन डरी हुई लड़कियों की चीखें एक साथ गूंज उठीं। अरे, ये क्या हो रहा है? ये फर्श पर क्या फैला हुआ है? बहुत फिसलन है। आखिर किसने यहां इतना सारा तेल डाल दिया? गुंडों के हाथों में जो भी सामान था, सब जमीन पर बिखर गया। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉरिडोर अफरा तफरी में बदल गया। सीढ़ियों की रखवाली कर रहे दोनों गुंडे भी शोर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। बॉस, आप ठीक तो हैं? गंजे गुंडे को उसके साथियों ने किसी तरह उठाया। उसने अपने सिर के पीछे हाथ लगाया और दर्द से चेहरा सिकोड़ लिया। जब उसने नीचे देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि पूरी सीढ़ियां मोटी तेल की परत से ढकी हुई थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वो जोर से दहाड़ा। यही वो पल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सबका ध्यान नीचे फैले तेल पर था और उसी पल मेरा शिकार शुरू हो चुका था। मैंने दीवार के छोटे से छेद से अपनी टैक्टिकल हैंड क्रोसबो धीरे धीरे बाहर की तरफ तानी। उसका ठंडा तीर सबसे नजदीक खड़े एक गुंडे के सिर के पीछे बिल्कुल सही जगह पर निशाना साध चुका था। मैंने फिर से ऑरा कंसीलमेंट एक्टिव कर दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर उस अंधेरे स्मोक डक्ट में पूरी तरह घुल चुका हो। न धड़कन, न सांसों की आवाज, और न ही जरा सा भी हत्या का इरादा महसूस हो सकता था। मैंने बिना कोई आवाज किए ट्रिगर दबाया। स्विश! तीर बिजली की रफ्तार से उस छोटे से गैप से निकला और अगले ही पल सीधे उस गुंडे के सिर के पीछे धंस गया। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिला। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जिनमें सिर्फ हैरानी और डर दिखाई दे रहा था। उसके सिर के पीछे से बहता हुआ खून फर्श पर फैले कुकिंग ऑयल में मिलकर फैलने लगा। पास खड़ा उसका साथी घबराकर चिल्लाया, तीसरे भाई, तीसरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो लाश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। तभी बाकी गुंडों की नजर उसके सिर के पीछे धंसे हुए तीर पर पड़ी, जो अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। धत्तेरे की! हमला हुआ है, तीर है। वो कहां छिपा है? जल्दी बॉस को घेर लो। सब लोग एक साथ रहो। एक ही पल में पूरे कॉरिडोर में हड़कंप मच गया। सभी गुंडे घबराकर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए और चारों तरफ बेचैनी से देखने लगे। वो अंधेरे में छिपे दुश्मन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी नजर में पूरा कॉरिडोर खाली था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और मौत जैसा खौफ। उन्हें किसी दिखाई देने वाले दुश्मन से नहीं, बल्कि उस अनजान शिकारी से ज्यादा डर लग रहा था जिसे वो देख भी नहीं पा रहे थे। स्विश! एक और बेहद हल्की आवाज गूंजी। अगले ही पल झुंड के किनारे खड़ा एक और गुंडा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इस बार मेरा तीर उसकी गर्दन को पूरी तरह चीरते हुए निकल गया था। वो अपनी गर्दन पकड़कर मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ टूटी हुई घुटी घुटी आवाजें ही निकल रही थी। उसकी उंगलियों के बीच से खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। अब डर आग की तरह पूरे झुंड में फैल चुका था। वो आखिर है कहां?
क्या क्या कोई भूत है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बॉस, यहां से निकलते हैं। अब बचे हुए गुंडों का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। सबके सब डर के मारे गंजे गुंडे के आसपास ऐसे सिमट गए जैसे शिकारी से डरे हुए पक्षियों का झुंड। उनमें से दो तो डर के मारे कांपने भी लगे थे। गंजे गुंडे का चेहरा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने जिंदगी में न जाने कितने लोगों को मारा था, आग लगाई थी और न जाने कितने खूनी मंजर देखे थे। लेकिन आज जो हो रहा था वो उसके लिए भी बिल्कुल नया था। दुश्मन एक बार भी सामने नहीं आया, फिर भी उसके 3 आदमी बिना आवाज किए मारे जा चुके थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य आंखें लगातार उन पर नजर रखे हुए हों और किसी भी पल उनकी जान ले सकती हों। गंजे गुंडे ने अपने दिल के डर को दबाते हुए जोर से दहाड़ लगाई। सब चुप हो जाओ। उसने अपना फ्लेम थ्रोअर उठाया और खाली पड़े कॉरिडोर की तरफ देखकर चिल्लाया, कौन है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ। छिपकर वार करने वाले कायर, आ मेरे साथ आमने सामने लड़। उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी, लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। जवाब आया मेरे तीसरे घातक तीर का। स्विश। इस बार मेरा निशाना गंजे गुंडे के ठीक बगल में खड़ा वो आदमी था जिसके हाथ में फायर एक्स थी। तीर सीधा उसकी आंख में घुसा, उसके दिमाग को आर पार चीरता हुआ निकल गया। धड़ाम। एक और लाश जमीन पर गिर चुकी थी। अब तो गंजे गुंडे के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। मैं जिस पर तीर चलाता वो वही ढेर हो जाता। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि हर बार मैं उसके बिल्कुल पास खड़े आदमी को मार रहा था। मैं सिर्फ उन्हें खत्म नहीं कर रहा था, मैं धीरे धीरे उनका हौसला और दिमाग भी तोड़ रहा था। आखिरकार गंजा गुंडा डर गया। वो जोर से चिल्लाया, चलो यहां से निकलो। अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। वो मुड़कर तेजी से नीचे की तरफ भागा, लेकिन एक बात वो भूल चुका था। उसके पैरों के नीचे वही तेल फैला हुआ था जो मैंने पहले से बिछा कर रखा था। जैसे ही उसने तेजी से कदम बढ़ाया, उसका पैर फिर से बुरी तरह फिसल गया। धड़ाम। वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से फ्लेम थ्रोअर भी छूट गया और फिसलता हुआ कई मीटर दूर जाकर रुक गया। मेरी आंखों में चमक आ गई। यही मेरा मौका था। मैंने बिना एक पल गवाए स्मोक डक्ट से छलांग लगा दी। ऑरा कंसीलमेंट अभी भी एक्टिव थी, इसलिए मेरे बाहर आने का किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ। मैं बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह बिना आवाज किए जमीन पर उतरा और कुछ ही सेकंड में दौड़कर उस फ्लेम थ्रोअर तक पहुंच गया। मैंने उसे एक हाथ से उठा लिया। वो काफी भारी था, लगभग 40 से 50 पाउंड का। उस पर अभी भी उस गंजे गुंडे के हाथों की गर्माहट बाकी थी। जैसे ही मैंने हथियार अपने हाथ में लिया, तभी बचे हुए गुंडों की नजर पहली बार मुझ पर पड़ी। वो रहा, यही है जिसने तीसरे भाई को मारा। ये लड़का अचानक आया कहां से? सब मुझे घूरने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उधर गंजा गुंडा किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने देखा कि उसका सबसे ताकतवर हथियार अब मेरे हाथ में है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पागल सांड की तरह मेरी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, लड़के, मेरा हथियार वापस कर। मैं हल्का सा मुस्कुराया, सिर्फ सपने देख। मैंने उसे अपने पास आने का एक भी मौका नहीं दिया। मैंने फ्लेम थ्रोअर का मुंह सीधा उसकी तरफ घुमा दिया और ट्रिगर दबा दिया। फूश। करीब 3 मीटर लंबी आग की भयानक लपट पल भर में बाहर निकली। अगले ही सेकंड गंजा गुंडा आग की लपटों में पूरी तरह घिर चुका था। उसकी इंसानों जैसे नहीं, बल्कि दर्द से भरी डरावनी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। वो जलते हुए इधर उधर तड़पने लगा और पूरी बिल्डिंग में जले हुए मांस की तेज बदबू फैल गई।
अपने बॉस का ये खौफनाक हाल देखकर बचे हुए दोनों गुंडों के तो डर के मारे होश उड़ गए। बचे हुए दोनों गुंडे डर के मारे रेंगते और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। लेकिन मैं उन्हें जिंदा कैसे जाने देता। मैंने फ्लेम थ्रोअर मजबूती से पकड़ा और उसका मुंह उनकी तरफ घुमा दिया। वो डर के मारे चीखने लगे, बचाओ, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बिना कोई रहम दिखाए फिर से ट्रिगर दबा दिया। वूश! आग की भयानक लपटें पूरे कॉरिडोर में फैल गई। तीसरी मंजिल देखते ही देखते आग के समंदर में बदल गई और फर्श पर फैला हुआ कुकिंग ऑयल उस आग के लिए सबसे खतरनाक ईंधन बन गया। लपटें पहले से भी ज्यादा भड़क उठीं। जिन दो लड़कियों को गुंडों ने अगवा किया था, वो डर के मारे एक कोने में छिप गई और कांपने लगी। मैंने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं बस ठंडी नजरों से उन गुंडों को आग में तड़पते हुए देखता रहा, जब तक कि उनकी चीखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं फ्लेम थ्रोअर लेकर दूसरी मंजिल की तरफ उतर गया। वहां अभी भी कुछ गुंडे हथियार लेकर पहरा दे रहे थे। ऊपर का शोर सुनकर वो पहले ही सतर्क हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं आग की लपटों के बीच किसी मौत के देवता की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्हें देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तू तू कौन है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब मेरे हाथ में उठे फ्लेम थ्रोअर ने दिया। इस तबाह हो चुकी दुनिया में आग से बढ़कर किसी का अंतिम संस्कार और कुछ नहीं था। मैं एक एक मंजिल नीचे उतरता गया और जो भी गुंडा मेरे सामने आया उसे आग की लपटों में खत्म करता गया। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ जलती हुई आग की चटकने की आवाजें बची थी और हवा में फैली जले हुए मांस की बदबू। मैं फ्लेम थ्रोअर उठाकर वापस अपनी छठी मंजिल वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा। इस लड़ाई में मेरी काफी ताकत खर्च हुई थी, लेकिन थकान से भी ज्यादा मेरे अंदर एक अजीब सा जोश उमड़ रहा था। दूसरों की जिंदगी और मौत पर पूरा कंट्रोल होने का एहसास। वो नशे की तरह था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लिविंग रूम में लिन मैन और चाइना पहले से डरी सहमी बैठी थी। उन्होंने बाहर की चीखें भी सुनी थी और जलते हुए मांस की बदबू भी महसूस की थी। जैसे ही उन्होंने मुझे खून, धुएं और बारूद की गंध से लथपथ हाथ में फ्लेम थ्रोअर लिए देखा, दोनों डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मास्टर, क्या सब खत्म हो गया? मैंने बिना कुछ कहे फ्लेम थ्रोअर को जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम! भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, जाकर गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। और हां, बाहर कॉरिडोर में लगी आग भी बुझा देना। मुझे जले हुए मांस की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने शांत आवाज में कहा, बाहर की आग बुझा दो। मेरी बात सुनते ही चाइना का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर बोली, मास्टर, बाहर तो हर तरफ आग लगी हुई है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुमसे नहीं होगा? उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं मास्टर, ऐसा नहीं है। बस हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि नहीं है? मैं सीधे स्टोर रूम में गया और वहां पड़े सामान के बड़े ढेर में से 2 बड़े ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर बाहर निकाल आया। शॉपिंग करते वक्त मैंने उन्हें बस यूं ही खरीद लिया था। मुझे भी नहीं लगा था कि उनकी जरूरत इतनी जल्दी पड़ जाएगी। मैंने दोनों फायर एक्सटिंग्विशर उनके पैरों के पास फेंक दिए। लो, अब है। मैं नहाकर बाहर आओ, उससे पहले पूरा कॉरिडोर साफ हो जाना चाहिए। जी मास्टर। दोनों डरते डरते फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर बाहर चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। मेरे लिए यह सिर्फ आग बुझाने का काम नहीं था। मैं चाहता था कि वो अपनी आंखों से बाहर की असली दुनिया देखें।
तभी उन्हें समझ आएगा कि अपोकलिप्स कितना बेरहम हो चुका है और मेरे साथ रहना उनके लिए कितनी बड़ी किस्मत है। मैं आराम से बाथटब में लेट गया। गर्म पानी ने मेरे शरीर से खून की गंध और सारी थकान धो डाली, लेकिन दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले की लड़ाई घूम रही थी, खासकर फ्लेम थ्रोअर चलाने का एहसास। उसकी वो बेकाबू, सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली ताकत वाकई नशे जैसी थी। क्रोसबो से लड़ने के मुकाबले ये हथियार कहीं ज्यादा आसान और खतरनाक था। बस एक ही कमी थी, ये बहुत तेजी से ईंधन खत्म करता था। मैंने उसका फ्यूल टैंक चेक किया, सिर्फ एक लड़ाई में ही लगभग आधा ईंधन खत्म हो चुका था। ये कोई आम फ्यूल नहीं था, जितना इस्तेमाल करता उतना हमेशा के लिए कम हो जाता। मुझे यह भी नहीं पता था कि चेक इन सिस्टम भविष्य में इसका फ्यूल फिर से देगा या नहीं, इसलिए मैंने तय किया अब इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करूंगा। नहाने के बाद मैंने साफ कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आ गया। लिविंग रूम में चाइना और लिन मैन पहले से वापस आ चुकी थी। दोनों सिर से पैर तक भीगी हुई थी। उनके चेहरे और कपड़े काले धुएं और राख से पूरी तरह ढके हुए थे। दोनों की हालत बेहद खराब लग रही थी, खासकर लिन मैन, जो कभी एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी। शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गंदा काम कभी नहीं किया होगा। अब वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। चाइना की हालत उससे थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बाहर देखे गए खौफनाक मंजर का डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों के पैरों से काले काले निशान पूरे फर्श पर बन गए थे। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे देखते ही चाइना घबरा कर बोली, मास्टर, बाहर की आग पूरी तरह बुझा दी है। लेकिन कॉरिडोर की हालत, वो कुछ पल के लिए रुक गई। शायद उसके पास उस मंजर को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं थे। मुझे बिना देखे ही सब समझ आ गया था। दर्जनों जली हुई लाशें, फर्श पर फैला कुकिंग ऑयल और हर तरफ बिखरा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर का सफेद पाउडर। पूरा कॉरिडोर किसी नर्क से कम नहीं लग रहा होगा। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ शांत आवाज में कहा, पहले जाकर खुद को अच्छी तरह साफ करो, फिर पूरा फर्श भी बिल्कुल साफ कर देना। दोनों ने बिना कोई शिकायत किए सिर झुका दिया। उनके शरीर पूरी तरह थक चुके थे। फिर भी एक बाथरूम की तरफ चली गई और दूसरी पोछा लेने। मैं सीधा मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया और बाहर का हाल देखने लगा। कॉरिडोर की आग सच में बुझ चुकी थी, लेकिन वहां का नजारा अभी भी बेहद डरावना था। सारे गुंडों की लाशें जलकर काले कोयले जैसी हो चुकी थी। कोई सिकुड़कर पड़ा था, कोई अजीब हालत में जला हुआ था और हवा में अब भी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। लेकिन ये सब देखकर मेरे दिल में जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उन लोगों को इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने कैमरे का एंगल बदलकर नीचे देखा। वो मॉडिफाइड बस अब भी वहीं खड़ी थी। उससे टकराकर टूटा हुआ बिल्डिंग का लोड बेयरिंग पिलर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसे देखकर नुकसान बड़ा लग रहा था, लेकिन बिल्डिंग की बनावट काफी मजबूत थी। फिलहाल गिरने का कोई खतरा नहीं था। मैंने गुंडों का काम तो खत्म कर दिया था, लेकिन उनकी वजह से जो हंगामा हुआ, उसकी आवाज पूरे इलाके में फैल चुकी थी। आसपास की दूसरी इमारतों की कई खिड़कियों के पीछे लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। सब छिपकर मेरी बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे। शायद मेरा सेफ हाउस अब कई लालची लोगों की नजर में आ चुका था, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। अभी जो कत्लेआम हुआ था, वो मेरी ताकत का सबसे बड़ा संदेश था। मुझे पूरा यकीन था कि अंधेरे में छिपे वो लोग जब तक मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेते, तब तक कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और यही मौका मेरे लिए सबसे कीमती था। इस शांति का इस्तेमाल करके मुझे अपनी ताकत जितनी जल्दी हो सके उतनी बढ़ानी थी।
और पूरे इलाके में एक ऐसा नियम कायम करना था जो सिर्फ मेरा हो। कुछ देर बाद लिन मैन और चाइना नहाकर वापस आ गई। उन्होंने पूरा लिविंग रूम चमका दिया था। अब दोनों ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। ये वही साधारण टी शर्ट और शॉर्ट्स थे जो मैंने पहले से खरीद कर रखे थे। दोनों ने अब साफ कपड़े पहन लिए थे। हालांकि टी शर्ट और शॉर्ट्स उन पर थोड़े ढीले लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी साफ नजर आ रही थी। एक जवान और खूबसूरत थी, तो दूसरी समझदार, शांत और आकर्षक। दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान थी। दोनों मेरे सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मास्टर, उनकी हालत बिल्कुल उन छात्रों जैसी थी जो अपने टीचर के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हों। बाहर जो कुछ हुआ था उसे अपनी आंखों से देखने के बाद उनके मन में मेरे लिए डर और सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डिंग। लिन मैन ने मास्टर की ताकत और गुंडों का सफाया अपनी आंखों से देखा। उसके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। लॉयल्टी +10। फिर दूसरी आवाज आई। डिंग। चाइना ने महसूस किया कि मास्टर ने उसे सुरक्षित ठिकाना और पूरी सुरक्षा दी है। उसके मन में मास्टर पर भरोसा और निर्भरता बढ़ी। लॉयल्टी +15। मैंने तुरंत उनका स्टेटस देखा। लिन मैन लॉयल्टी 25, चाइना लॉयल्टी 45। मैं मन ही मन मुस्कुराया। खासकर चाइना, उसकी लॉयल्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं सोचने लगा, क्या किसी खास लेवल पर पहुंचने के बाद लॉयल्टी में कोई नया बदलाव भी आएगा? मैं सोफे पर बैठ गया। एक पैर दूसरे पर रखकर मैंने दोनों की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, आज से इस घर में कुछ नए नियम होंगे। दोनों ने तुरंत सिर झुका लिया और ध्यान से मेरी बात सुनने लगी। पहला नियम, इस घर में फैसले सिर्फ मैं लूंगा। मेरी बात ही यहां का नियम होगी। तुम्हें बिना बहस किए पूरा साथ देना होगा। समझी? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जी, समझ गए मास्टर। मैंने आगे कहा, दूसरा नियम, अब से तुम दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग होंगी। मैंने चाइना की तरफ देखते हुए कहा, घर का सारा काम तुम संभालोगी। खाना बनाना, सफाई करना, जरूरत पड़ने पर प्राथमिक इलाज करना और अपनी बेटी की हालत का भी ध्यान रखना। चाइना ने बिना देर किए सिर झुका दिया। जी मास्टर। फिर मेरी नजर लिन मैन पर गई। मेरी नजर पड़ते ही वो अनजाने में और सीधी होकर खड़ी हो गई। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम एक अमीर घर की लड़की हो। तुमने शायद कभी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया। न खाना बनाना आता है, न सफाई। कुछ पल रुककर मैंने कहा, इसलिए आज से तुम्हारा काम सिर्फ मेरी सेवा करना होगा। मेरी बात सुनते ही लिन मैन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसकी गर्दन तक लाल हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि मेरे शब्दों का मतलब क्या हो सकता है। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? वो घबराकर तुरंत सिर हिलाने लगी। बहुत धीमी आवाज में बोली, नहीं मास्टर, मैं तैयार हूं। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, यही इस घर के नियम हैं और यही तुम्हारे जिंदा रहने का तरीका भी है। अगर अपने काम ठीक से करती रहोगी तो यहां सुरक्षित रह सकती हो। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर तुम दोनों अपने काम अच्छी तरह करोगी तो तुम्हें हमेशा साफ पीने का पानी मिलेगा और इतना खाना मिलेगा कि खत्म भी नहीं कर पाओगी। मैं कुछ पल के लिए रुका, लेकिन अगर अपना काम ठीक से नहीं किया, मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मेरी अधूरी बात ही उनके लिए काफी थी। दोनों समझ चुकी थी कि उसके बाद क्या हो सकता है। मैं सोफे पर पीछे टिक गया और आंखें बंद कर ली। चाइना, जाकर खाना बनाओ। आज मुझे मीडियम वेल स्टेक खाना है। फिर मैंने लिन मैन की तरफ देखा, और तुम आकर मेरे कंधों की मालिश करो। जी मास्टर।
चाइना तुरंत किचन की तरफ चली गई। लिन मैन कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने हल्के से अपने होंठ काटे, फिर धीरे धीरे मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने अपने नम हाथ मेरे कंधों पर रखे और बहुत झिझकते हुए मालिश शुरू की। उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। सच कहूं तो वो मालिश से ज्यादा हल्की हल्की गुदगुदी जैसी लग रही थी। लेकिन मैंने उसे डांटा नहीं। हर चीज सीखने में समय लगता है। कुछ देर बाद किचन से पकते हुए मांस की खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी। बाहर दूर कहीं अब भी लोगों की धीमी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। उस पल मुझे लगा, इस अपकलिप्स में जीना उतना भी बुरा नहीं है। आज से मेरे छोटे से साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। चाइना खाना बनाने में काफी अच्छी थी। उसने स्टेक को बाहर से सुनहरा और अंदर से बिल्कुल सही पकाया था। साथ में फ्रिज की ताजी सब्जियों से एक सैलड भी तैयार किया। मैं आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खाने लगा। उधर लिन मैन और चाइना चुपचाप मेरे पास खड़ी थी। एक मेरे लिए पानी और ड्रिंक परोस रही थी और दूसरी खाना सर्व कर रही थी। उन दोनों के हिस्से में सिर्फ 2 कटोरे इंस्टेंट नूडल्स आए। ये भी मेरे बनाए हुए नियमों का हिस्सा था। इस घर में खाने का भी एक दर्जा होगा। सबसे अच्छा खाना सिर्फ मुझे मिलेगा। बाकी लोग वही खाएंगे जिसकी मैं इजाजत दूंगा। मैं चाहता था कि उन्हें अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल में हमारे बीच का फर्क साफ महसूस हो। लिन मैन की नजर बार बार मेरी प्लेट में रखे गर्मा गर्म स्टेक पर जा रही थी। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद पानी के अलावा उसने सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही खाए थे। उसके पेट की भूख उस स्टेक को देखकर और बढ़ गई। मैंने उसकी नजरें देख ली। मैंने अपनी प्लेट से स्टेक का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और कांटे पर रखकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, चाहिए? मेरी बात सुनते ही लिन मैन की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। मैंने देखा कि उसने अनजाने में अपना मुंह खोल दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने कांटे पर रखा स्टेक उसकी तरफ बढ़ाया, मैंने उसे अचानक वापस खींच लिया और खुद ही खा लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, यहां हर इनाम कमाना पड़ता है। अगर तुम अपना काम अच्छी तरह करोगी तो कल सुबह तुम्हें इनाम में कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है। लिन मैन के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद शर्म, नाराजगी और बेबसी में बदल गई। आखिर में उसने चुपचाप सिर झुका लिया। धीमी आवाज में बोली, जी मास्टर। पास खड़ी चाइना पूरे समय चुप रही। उसने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा, जैसे उसे वहां हो रही किसी बात से कोई मतलब ही ना हो। मैं समझ गया, वो लिन मैन से कहीं ज्यादा समझदार थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए चुप रहना और सही समय पर आदेश मानना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। रात का खाना खत्म होने के बाद मैंने चाइना से कहा, जाओ, अपनी बेटी का ध्यान रखो। वो बिना कुछ बोले बेडरूम की तरफ चली गई। अगली सुबह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली। लिन मैन अभी भी सो रही थी। उसकी आंखों के किनारों पर सूखे आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे कपड़े पहने और दरवाजे के पास जाकर कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वो हमारी बिल्डिंग के बिल्डिंग मैनेजर मिस्टर वोंग थे, करीब 50 साल के, जो पहले हमेशा शांत और मददगार इंसान लगते थे। लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उनके पीछे 7-8 दुबले-पतले पड़ोसी भी खड़े थे। मिस्टर वोंग कैमरे की तरफ देखकर जोर से बोले, सुचुन, मैं अंकल वोंग हूं। मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या बात है? मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने माथे का पसीना पोंछते हुए जल्दी जल्दी कहा,
अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। कल उन गुंडों ने हमारी बिल्डिंग का फायर सिस्टम और पानी की पाइपलाइन पूरी तरह तोड़ दी। अब पूरी बिल्डिंग में पानी नहीं है। हमें पता है कि तुमने पहले से काफी पानी जमा कर रखा है। क्या तुम थोड़ा पानी हम सबके साथ बांट सकते हो? आखिर हम सब पड़ोसी हैं। ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे फिर वही पुराना तरीका समझ आ गया। भावनाओं का सहारा लेकर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश। मैं अब इससे तंग आ चुका था। मैंने सीधे उनसे पूछा, मैं अपना पानी तुम्हें क्यों दूं? मेरे सवाल पर मिस्टर वोंग एक पल के लिए चुप रह गए। उनके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। मिस्टर वोंग के पीछे खड़ा एक जवान लड़का खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो गुस्से में कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? इतना सारा पानी अकेले जमा करके रखा है। क्या हमें प्यास से मरते हुए देखना चाहता है? सुन ले, अभी के अभी पानी दे दे, वरना हम भी अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने हल्की हंसी के साथ पूछा, अच्छा, और तुम लोग करोगे क्या? वो लड़का एक पल के लिए अटक गया, फिर बोला, हम हम इतने सारे लोग हैं, तेरा दरवाजा तोड़ देंगे। उसकी आवाज ऊंची जरूर थी, लेकिन उसके अंदर का डर साफ महसूस हो रहा था। मैं मुस्कुराया, तो फिर कोशिश करके देख लो। इतना कहकर मैंने इंटरकॉम बंद कर दिया। मैं भी देखना चाहता था, आखिर इन लोगों में मेरे दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत आती कहां से है। उधर दरवाजे के बाहर मिस्टर वोंग के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत उस गुस्सैल लड़के को पीछे खींच लिया और फिर शांत आवाज में मुझे समझाने लगे, सुचुन, गुस्सा मत करो। हम तुमसे पानी मुफ्त में नहीं मांग रहे। हम बदले में सामान देंगे, खाना, डिब्बा बंद राशन, जो चाहो। बस दरवाजा खोलो, फिर आराम से बात कर लेते हैं। खाने के बदले पानी। सुनने में ये सौदा ठीक लग रहा था, लेकिन इस हीट एपोकैलिप्स में पानी की कीमत खाने से कहीं ज्यादा थी, और मेरे पास खाने की भी कोई कमी नहीं थी। पानी की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो था काम करने वाले लोग। मेरी छोटी सी सत्ता की शुरुआत हो चुकी थी। अब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अलग अलग काम संभाल सके, जैसे कॉरिडोर में पड़ी जली हुई लाशों को साफ करना या नीचे की सुरक्षा को और मजबूत बनाना। ये सोचते ही मैंने दोबारा इंटरकॉम चालू किया। मेरी आवाज स्पीकर से बाहर गूंजी, तुम लोगों को पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनते ही मिस्टर वोंग जल्दी से बोले, Still not following me? My boss won't let me upload full again. If my channel doesn't reach 10,000 fans,